Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. This video is about acoustic neuroma. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिजीज़ कंडीशन जो कि है acoustic neuroma. न्यूरोमा टर्म से क्या समझ आ रहा है? कोई कैंसर? हाँ, ये कोई कैंसर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो वीडियो को पूरा देखिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. acoustic neuroma क्या है? एक बेनाइन ट्यूमर है जो कि स्टार्ट होता है नर्व ऑफ द ब्रेन से. और कौन से नर्व? 8th क्रेनियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व. हमारे ब्रेन में टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को. सो acoustic न्यूरोमा में क्या होता है कि जो वेस्टिबुलर नर्व है उसका ऊपर जो ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है और जिसके सेल्स हैं वो रैप करना स्टार्ट कर देते हैं नर्व को, जो स्वान सेल्स हम उनको बोलते हैं. इसलिए acoustic न्यूरोमास को और क्या बोला जाता है? वेस्टिबुलर स्वानोमास. जो स्वान सेल्स हैं वो जो नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व है, उसके ऊपर रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जो न्यूरोमा है वो इफेक्ट करते हैं ईयर को. एक ईयर को भी कर सकते हैं, दैट इज़ यूनिलेटरल, या दोनों को भी कर सकते हैं बाईलेटरल. जो वेस्टिबुलर नर्व है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो इफेक्ट आएगा हियरिंग पे. और मोस्टली किस एज ग्रुप में ये देखने को मिलता है? 30 to 60 ईयर ओल्ड में. सो क्या है acoustic न्यूरोमा? एक बेनाइन ट्यूमर है जो कि नॉन कैंसरस है बट ट्यूमर है, एंड जो कि स्टार्ट होता है वेस्टिबुलर नर्व से. और कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्वान सेल्स. नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉज की. कॉज अनक्लियर है, बट जो ट्यूमर है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ स्वान सेल्स जब इंक्रीज हो जाते हैं उसकी वजह से हमें ट्यूमर देखने को मिलता है. यूनिलेटरल न्यूरोमा स्पेशली स्पोरेडिकली होता है और इनहेरिटेड नहीं होता है, बट जो बायलेटरल न्यूरोमा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ भी एसोसिएटेड होता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. अगर यूनिलेटरल है तो वो इनहेरिटेड नहीं होगा, अगर बायलेटरल है तो वो एसोसिएटेड हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर. वो क्या है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. जो acoustic न्यूरोमास हैं वो नॉट कंटाजियस होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होंगे, और इसको प्रिवेंट करने का भी कोई वे नोन नहीं है. नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स की. जो 90% पीपल हैं उसमें फर्स्ट सिम्टम रहता है वन साइडेड हियरिंग लॉस, मतलब एक साइड से सुनना बंद हो जाता है. 90% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है. फिर धीरे धीरे जो हियरिंग लॉस है वो और ज़्यादा हो जाता है, और सडन हियरिंग लॉस भी हो सकता है, मतलब एक्यूट हियरिंग लॉस कैन ऑल्सो अकर. और अदर सिम्टम्स क्या रहेंगे? बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होने लगेगा, लॉस ऑफ बैलेंस, टिनिटस. टिनिटस क्या होता है? रिंगिंग और हिसिंग साउंड अराउंड द ईयर. जो ग्रोइंग ट्यूमर है वो जो अदर नर्व्स हैं उनको भी प्रेस करेगा, जिसकी वजह से नम्बनेस होगा और फेस में फेशियल मसल्स की पैरालिसिस हो सकती है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनका लॉस हो सकता है. सो जो अदर नर्व्स हैं वो उनको भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि अगर वो यहाँ बन रहा है सो बाकी जो आसपास वाली नर्व्स आएंगी उनको अफेक्ट करेगा. और अगर लार्ज ट्यूमर है वो ब्रेन के पार्ट को स्क्वीज़ कर देगा, जिसकी वजह से हेडेक, क्लम्सी वॉकिंग या कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलती है. अब बात करते हैं डायग्नोसिस. डायग्नोसिस कैसे रहेगी? जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल और ईयर एग्जामिनेशन करेंगे, इंक्लूडिंग हियरिंग टेस्ट दैट इज़ ऑडियोग्राम, और MRI भी और CT स्कैन भी किया जाएगा. सो डायग्नोसिस किस बेसिस पे करेंगे? न्यूरोलॉजिकल एंड ईयर एग्जामिनेशन और हियरिंग टेस्ट, ऑडियोग्राम, CT स्कैन एंड MRI. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. सर्जरी एक ऑप्शन है, रेडिएशन का हम यूज़ कर सकते हैं, एंड मॉनिटरिंग. सो ट्रीटमेंट डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द ट्यूमर. उसका साइज़ कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, पेशेंट की एज क्या है, सर्जिकल रिस्क क्या है. सर्जरी मोस्ट रिलायबल ट्रीटमेंट है. स्मॉल ट्यूमर्स के लिए जो हियरिंग है उसको बचाया जा सकता है, और लार्ज ट्यूमर्स अगर हैं तो जो सर्जरी है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी. दूसरा हमारे पास एक चॉइस है गामा नाइफ सर्जरी. इसमें क्या होगा कि हाई एनर्जी की गामा रेडिएशंस को यूज़ किया जाएगा ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए.
अदर ऑप्शन इज़ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और साइज़ को ट्यूमर के और उसकी ग्रोथ को लिमिट करेगा। एंड जो रेडिएशन थेरेपी है उसका यूज़ किया जाता है एल्डरली पीपल में, जिन लोगों की हेल्थ ऑलरेडी पुअर है, या फिर पीपल हु हैव बोथ ईयर्स ट्यूमर, मतलब जिनके दोनों कान अफेक्ट है ट्यूमर की वजह से, और पीपल विद अ ट्यूमर अफेक्टिंग द ओनली हियरिंग, मतलब बाकी जो फंक्शन है उन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ हियरिंग पे इफेक्ट आ रहा है। और उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे एमआरआई करवा के कि जो ट्यूमर है वो दोबारा तो बनना स्टार्ट नहीं हो गया है, या उसकी अगर ग्रोथ कम हुई थी तो वो ग्रोथ बढ़ नहीं गई है, ये सब हम देखेंगे। सम डू एंड डोंट्स इन मैनेजिंग एन अकाउस्टिक न्यूरोमा। Do you realize that one of the possible complication of the tumor is removal? Sometime it can worsen because pieces of the nerve controlling hearing, balance और facial वो भी रिमूव हो सकती हैं ट्यूमर के साथ साथ, तो नर्व्स रिमूव होना एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसके बाद है कि अगर हियरिंग लॉस हो गए, मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है या और प्रॉब्लम्स को देखने को मिल रही है, बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सो हमें कंसल्ट करना है डॉक्टर से। देन do call your health provider if you have swallowing problem, tinnitus, one-sided facial numbness, tingling, dizziness, headache या कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। मतलब कुछ भी सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं जो कि अब नॉर्मल है, उनको अवॉइड नहीं करना है, हमें कंसल्ट करना है डॉक्टर से। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, मतलब सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं हम, सर्जरी के अलावा रेडिएशन पे जाना है या अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउस्टिक न्यूरोमा। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।